ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कल हम पढ़ रहे थे, तो व्हाट वाज द जिस्ट ऑफ व्हाट एवर वी हैड स्टडीड अ लिटिल। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा कि जब हम किसी सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में भाई साहब दो टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं। एक होती है प्रॉपर्टी किसकी, इलास्टिसिटी की, और दूसरी होती है प्रॉपर्टी किसकी, प्लास्टिसिटी की। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इलास्टिक सॉलिड? अगर आप किसी सॉलिड पे एक डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सॉलिड में जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो सॉलिड रीगेन्स इट्स शेप एंड साइज। दिस इज कॉल्ड एन इलास्टिक सॉलिड एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, देन देयर आर सॉलिड्स in which if you apply a deforming force, after you happen to remove the deforming force, the solid is not able to regain its original shape and size. So obviously this kind of a solid is known as plastic solid and this property is known as plasticity. ठीक है, इतना अपन ने कल समझा था थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके। नाउ सो वी विल जस्ट गो थ्रू दिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस? पहला तो भाई साहब आपके फोर्सेस की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड द टाइप्स ऑफ बॉडीज। ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी आर। देखो फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव करेगा या किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करेगा, किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। एक जो चौथा कार्यक्रम फोर्स करता है वो है फोर्स एक बॉडी के शेप को चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहां पे इस फोर्स को जो बॉडी के शेप को चेंज कर पाए उस टाइप के फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्योंकि पहले देखो फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है। ठीक है, रेस्ट टू मोशन, कोई बॉडी रेस्ट पे है उसको मोशन पे ला सकती है। दूसरा क्या है भाई साहब, मोशन में है कोई बॉडी उसको रेस्ट पे ला सकता है। तीसरा क्या है भाई साहब, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, जिस बॉडी जिस जिस डायरेक्शन में एक बॉडी मूव हो रही है उसके डायरेक्शन को वो चेंज कर सकता है। ये तीन आपके इंपैक्ट ऑफ फोर्सेस है। तो चौथा इंपैक्ट आपका क्या था भाई साहब, बॉडी के शेप और साइज को ये चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी तक हमने इन तीनों का डिस्कशन एक्सटेंसिवली किसमें किया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसका डिस्कशन नहीं हुआ है। इसी का डिस्कशन हम यहां पे एक दायरे में कर रहे हैं। वो दायरा ये है कि बॉडी आपका इलास्टिक हो। ठीक है, मतलब शेप एंड साइज फोर्स के लिए चेंज तो हो जाए लेकिन द बॉडी इज एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव। ठीक है, प्लास्टिक बॉडीज का फिनोमेना हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस आपका भाई साहब यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, या अपन इसको इलास्टिसिटी का चैप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, in many boards this chapter is known by the name of elasticity. We are trying to specifically understand कि फोर्स जब आप अप्लाई करते हैं बॉडी का शेप और साइज में क्या फर्क पड़ता है, और कुछ ऐसे बॉडीज हैं जिनका शेप एंड साइज चेंज तो होता है लेकिन जैसे ही आपने फोर्स को हटाया फिर से दे आर एबल टू गेट इनटू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड दीज आर इलास्टिक बॉडीज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड under what type of force are we trying to basically have a concept about this chapter. The type of force that we are trying to discuss in detail are known as deforming forces. External force which tends to bring about a change, अलग अलग जगहों पे चेंज, लेंथ में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, शेप में चेंज, इसको अपन बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, आपके शेप और साइज में कहां कहां पे चेंज, आपने भाई साहब कोई स्प्रिंग लिया, ठीक है, लेंथ इसका बढ़ा दिया या लेंथ इसको कंप्रेस कर दिया फोर्स लगाकर, तो यहाँ पे आप लेंथ में चेंज ला रहे हैं। आपने कोई स्ट्रेस बॉल लिया, स्ट्रेस बॉल उसको आप भाई साहब स्क्वीज कर रहे हैं तो यू आर बेसिकली ब्रिंगिंग अ चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका शेप ऑफ द बॉडी, आप समझ लो ये एक पक्सा है, इसको मैं ऐसे ऐसे अगर करूं, ठीक है, वैसे ऐसा ऐसा फोर्स कर रहा हूं, ये ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, ऊपर से टेढ़ा हो गया, नीचे का फिक्स है अभी भी। ठीक है, तो इस टाइप के फोर्स को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, डिफॉर्मिंग फोर्स। ऑल दीज टाइप्स ऑफ फोर्सेस पीपल आर कलेक्टिवली नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्सेस। रेस्टोरिंग फोर्स, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एट एन ऑब्जेक्ट। देखिए कभी भी अगर कोई फोर्स एक्सटर्नल अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा होगा, देन एन इंटरनल resistance produced in the material due to the intermolecular forces which is called the restoring force. जब भी आप कोई भी deforming force अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी में, उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के अंदर ही एक भाई साहब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तैयार हो जाएगा। बॉडी के मॉलिक्यूल्स में बहुत मोहब्बत होती है। ठीक है, सो देयर इज बेसिकली एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इफ यू आर अप्लाइंग अ डिफॉर्मिंग फोर्स
and trying to create a distance between the molecules of the body, they will cling to each other, and this clinging on to each other while they are being dragged from their mean positions by the application of an external force is known as internal restoring force. ठीक है, तो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स आपका ऑपोजिट होगा किसका? डिफॉर्मिंग फोर्स का। ठीक है, जो प्लास्टिक बॉडीज होती हैं उस पे ये डेवलप नहीं हो पाता, तो डिफॉर्मिंग फोर्स जीत जाता है। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स बेसिकली टेक्स ओवर। लेकिन जो इलास्टिक बॉडीज होती हैं वहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स और इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स ये इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, ओके। So restoring force, elasticity. Elasticity is that property of a material of a body by virtue of which it opposes any change in its shape or size when deforming forces are applied to it. तो वो रेजिस्ट कर रहा है, नहीं 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 भाई साहब नहीं होने देंगे। ठीक है, ठीक है, एंड रिकवर। ठीक है, और जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया वो भाई साहब आपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा एज सून एज द डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो आप यहाँ पे फोर्स के चौथे इफेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर रहा है। बॉडी का शेप और साइज दो टाइप से चेंज होता है, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। अगर आपने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी का शेप और साइज परमानेंटली चेंज हो गया तो नेचुरली वो बॉडी किस टाइप की बॉडी हुई? प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी मतलब प्लास्टिक से बना हुआ नहीं, प्लास्टिक बॉडी मतलब जिसमें इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स होता ही नहीं है। आपने भाई साहब फोर्स लगाया वो टूट टाड़ गया, जो भी हो गया। और दूसरा फिनोमिना क्या है? प्लास्टिक बॉडीज इन विच द बॉडीज आर एबल टू रीगेन देयर शेप एंड साइज आफ्टर द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स इज रिमूव। ठीक है, ओके ओके ओके। टाइप्स ऑफ बॉडीज, तो एक हो गया भाई साहब आपका रिजिड बॉडी। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ इट्स constituent particles remain unchanged when external deforming forces are applied to it। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी पे आपने भाई साहब रिजिड बॉडी हम किसको बोलेंगे? व्हाट आर रिजिड बॉडीज? इफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द constituent particles remain unchanged। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड। अभी देखो जैसे एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक इसमें एक पार्टिकल है ए और इस पार्टिकल है बी। अभी आप इस बॉडी पे एक फोर्स लगा, इधर से खींच रहे हैं इस बॉडी को, इधर से भी खींच रहे हैं। तमाम फोर्स के बाद भी इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो बॉडी क्या हो गया? ठोस बॉडी हो गया। दिस इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if the relative position of its constituent particles remain unchanged when external deforming forces are applied to it। तो आपने इधर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इधर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ये दोनों फोर्सेस के लगाने के बावजूद भी आपके ए और बी के बीच में डिस्टेंस सेम रहा, तो मतलब ठोस बॉडी है ये एक रिजिड बॉडी हो गई। ठीक है, द नियरेस्ट अप्रोच टू अ रिजिड बॉडी इज डायमंड और कार्बोरंडम। तो मतलब रिजिड बॉडी एक्चुअली में देखो कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है और कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं होती है। ठीक है, नन ऑफ द बॉडीज आर ईदर परफेक्टली इलास्टिक नीदर एनी ऑफ द बॉडीज आर परफेक्टली रिजिड। कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है और कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी सारे रिजिड बॉडीज में होती है और थोड़ी बहुत रिजिडिटी सारे इलास्टिक बॉडीज में होती है। ठीक है, perfectly elastic body of which perfectly regains its original on removing the external is known as a perfectly elastic body। जैसे क्वाड्स, आपके घड़ियों में जो क्वाड्स होता है, ठीक है, वो बेसिकली एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं है लेकिन हम बोल सकते हैं कंपेयर टू अदर बॉडीज इट इज हाईली इलास्टिक। ठीक है, इट इज क्वाइट क्लोज टू अ क्वाइट क्लोज मतलब पूरा परफेक्टली कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो इट इज बेसिकली क्वाइट क्लोज टू बीइंग अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। The moment you actually remove the deforming forces, it is able to regain its original shape and size almost completely without any variations। Okay, okay। Plastic body, a body which does not have the property of opposing the deforming forces, is known as a plastic body। It means what? This body will not have any internal restoring force। The moment you apply a deforming force, the body will be changing its shape and size। ठीक है, all bodies which remain in the deformed state even after the removal of the deforming forces are known as plastic bodies। जैसे क्ले हो गया, वैक्स हो गया, पुट्टी हो गया। ठीक है, जैसे आप देखो जब जब आप इंटरनल कर रहे हो ना, मतलब घर के काम, मतलब
घर में ये कर रहे हो क्या, पुट्टी उट्टी का काम करा रहे हैं, तो आप क्या करते हो, पुट्टी आपका भाई साहब डिजाइनिंग होती है उसपे, जो भी डिजाइन आपने उस पर छाप दिया वो परमानेंट रहने वाला है, ठीक है, वो परमानेंट हो गया, आपने परमानेंट डिफॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। जैसे मिट्टी का घड़ा बना रहे हो आप, तो क्ले है उसको भाई साहब चक्की पे ऐसे घुमा रहे हैं, फिर उसको आप हाथ लगा रहे हैं और वो घड़ा बन गया, अभी वो घड़ा ही रह जाएगा, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया आपका, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो आपने फोर्स अप्लाई किया ना, वो आपने ऐसे मंत्र मारा और वो डिजाइन बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। यू हैव अप्लाइड सम अमाउंट ऑफ फोर्स, the force that you have applied has brought about a permanent change in the shape and dimensions of the body, hence the body is what, plastic। आप बोलोगे भाई तो मिट्टी का घड़ा प्लास्टिक का है बोल रहे हैं, हाँ, फिजिक्स के हिसाब से वो प्लास्टिक बॉडी है, क्योंकि इस बॉडी का परमानेंटली शेप और साइज चेंज हो गया है, इट इज नॉट एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके, क्ले हो गया, वैक्स हो गया, पुट्टी हो गया, ठीक है, ओके। तो जैसे आपका भाई साहब यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, लेट वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है भाई साहब, ठीक है, अपन ने इसको अटैच किया है ऑन अ फिक्स सपोर्ट एंड अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड, फ्री एंड पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच, तो स्प्रिंग आपका क्या हो गया भाई साहब, स्ट्रेच हो गया। द फोर्स दैट क्रिएट्स डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो क्या यहाँ पे बॉडी का डिफॉर्मेशन हुआ है? आंसर इज यस, देयर हैज बीन अ डिफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, ठीक है, ओके। In the direction opposite to the deforming force, there acts a force known as restoring force that restores the spring to its natural length when the external force is removed। तो जब हम external force को remove करेंगे, ये फिर से अपने natural length में आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसको अपन क्या बोलेंगे, elasticity। What is elasticity? The property of a body by virtue of which it tends to regain its original shape when the deforming force is removed is known as elasticity, ठीक है। or the property of a body by virtue of which it does not regain its original shape and size when the applied forces is removed is known as plasticity, ठीक है। ये बॉडीज आपके भाई साहब कौन से बॉडीज होंगे, प्लास्टिक बॉडीज होंगे, ये बॉडीज आपके कौन से बॉडीज होंगे भाई साहब, इलास्टिक बॉडीज होंगे, ठीक है, ओके। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस मतलब यहां पे आप किसी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं, कितने एरिया पे वो काम कर रहा है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स का ही रिजल्ट होगा, किसी एरिया पे लगता हुआ फोर्स, ठीक है, तो वही उसी फोर्स की बात कर रहे हैं। द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कंसिडर अ रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए अटैच विद अ वॉल, ठीक है, ये आपका भाई साहब डिफॉर्मिंग फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, ठीक है। Stress is generated in the rod which is free and it's pulled with a force F at equilibrium. Effect of the external force, effect of the internal restoring force. Therefore, the stress generated in the rod, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ये हो जाएगा भाई साहब आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो एक सवाल दिया हुआ है, अ लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन, तो फोर्स कितने का लग रहा है भाई साहब, 1 किलो न्यूटन, एक्ट्स ऑन अ बार विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो भाई साहब, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई 100 मीटर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच हम पीपल, हम 10 रेज टू माइनस 2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया भाई साहब आपका एरिया। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा भाई साहब, स्ट्रेस सिंपल क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, फोर्स अपॉन एरिया, दैट गिव्स यू हाउ मच, फोर्स इज बेसिकली 1000 अपॉन 10 रेज टू माइनस 4। मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, क्या है, सेंटीमीटर क्यों, मिलीमीटर क्यों ले लिया यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मिलीमीटर लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लें तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 10 रेज टू 3 और नीचे का 10 रेज टू 4, तो 10 रेज टू 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका स्ट्रेस, दिस विल बी द स्ट्रेस, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है, यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर लिया हुआ है एरिया, ठीक है, तो ओके। तो आपका स्ट्रेस भाई साहब कितने टाइप का हो जाएगा, 3 टाइप का स्ट्रेस हो जाएगा। एक हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब लेंथ पे एक्ट करता हुआ, ठीक है,
एक हो गया भाई साहब टेंजेंशियल और दूसरा हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में दो कैटेगरीज हैं, एक हो गया टेंसाइल और दूसरा हो गया भाई साहब कंप्रेसिव, ठीक है। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, वन इज longitudinal, the other one is tangential and the third one is volumetric या bulk, ठीक है। longitudinal में दो टाइप के क्या हो जाएंगे आपके, tensile and compressive। okay, let's look at it people। the stress developed due to a normal force applied to a surface is known as normal stress, ठीक है। तो आप भाई साहब एक सरफेस है, उस पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, the stress developed due to normal force applied to the surface is known as normal stress। ये हो जाएगा भाई साहब आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ओके, longitudinal stress, the stress developed due to a normal force acting along the length of an object is known as longitudinal stress। longitudinal stress आपका दो टाइप का हो जाएगा, एक हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेस, the longitudinal stress caused due to tensile force is known as tensile stress। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। लेट अ टेंसाइल फोर्स एफ बी एक्टिंग ऑन अ रॉड विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो आपके एक रॉड पे, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है, ए। तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेटेड इन द रॉड इज नोन एज एफ अपॉन ए। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये रॉड है, रॉड, ठीक है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पे लगता हुआ नॉर्मल फोर्स, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इस पे नहीं, ना ना ना, इस पे नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों हम इस फोर्स, अगर यहां पे कोई फोर्स है क्या उसको ले सकते? नहीं, क्यों? हाँ, नहीं, लेकिन क्यों क्रॉस सेक्शनल एरिया? क्यों हम, देखो समझ लो ये रॉड है, कोई ये रॉड है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि इधर लगते हुए फोर्स को ही आप कंसिडरेशन में ले रहे हैं स्ट्रेस कैलकुलेशन में, इधर अगर मैं कोई फोर्स लगा उसको नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है। मतलब देखो अगर इस रॉड में कोई लेंथ रिलेटेड चेंज आएगा तो वो कौन से फोर्स के लिए आ सकता है? इसी फोर्स के लिए आ सकता है ना। ये रॉड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, कब? जब आप फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हो या ऐसे अप्लाई कर रहे हो, ऐसे वाले फोर्स में तो ये बढ़ेगा घटेगा नहीं भाई साहब, ठीक है। तो इसीलिए आप किस फोर्स की बात कर रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, विच इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आर बी क्लियर? सो इसको अपन बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। सो टेंसाइल स्ट्रेस इज व्हाट स्ट्रेस? द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन पर यूनिट एरिया, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ये भाई साहब पार्ट है ये, ठीक है। कॉज ड्यू टू टेंसाइल फोर्स इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल फोर्स कौन सा फोर्स होता है भाई साहब? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे परपेंडिकुलरली एक्ट करे, ठीक है। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेस इसका उल्टा हो गया। आप जब ये रॉड है, आप जब इसको खींच रहे हैं तो ये हो गया किस टाइप का स्ट्रेस भाई साहब? टेंसाइल। और जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो ये कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा भाई साहब? कौन सा फोर्स हो जाएगा? कंप्रेस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कॉज ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स इज नोन एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? जब फोर्स, यहां पे भी फोर्स ध्यान दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे परपेंडिकुलर है, बट हियर द नेचर ऑफ द फोर्स इज कंप्रेसिव, ठीक है। हियर द नेचर ऑफ द फोर्स वाज extensive, ठीक है। okay, so let a compressive force F be acting on a rod with cross sectional area A। compressive stress generated in the rod is how much? This is the compressive stress। volume stress, अभी volume stress भाई साहब क्या हो जाएगा? the stress developed due to a change in volume of a body due to normal deforming force acting on each side of the body is known as bulk or volume stress, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? bulk और volume stress, ठीक है। the stress developed in is equal to F by A where P is the pressure, ठीक है। so P की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। ओके ओके ओके। shear or tangential stress, the stress developed due to deforming force applied tangentially to one of the faces of the body। तो एक फेस पे एक्ट कर रहा है ये भाई साहब, इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? shear और tangential stress, ठीक है। दिस इज नोन एज shear और tangential stress। consider a block fixed on a surface, when the force is applied tangentially on the upper surface of the block the deformation in the block is shown। तो आपका भाई साहब ब्लॉक क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? shear और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो अपन ने भाई साहब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में दो टाइप का स्ट्रेस देखा, क्या क्या था? आए चाचे जल्दी से बोलो। हाँ,
ओके, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेस्ड स्ट्रेस, ठीक ठीक है। तो दोनों में अलग अलग है, एक में आपका एक्सटेंड हो रहा है, एक में आपका श्रिंक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरे टाइप के स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, जहां पे बॉडी के डायमेंशन में, लेंथ में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, ना ही एरिया में कोई इंक्रीज हुआ है, ना ही वॉल्यूम में कोई इंक्रीज हुआ है, सिर्फ बॉडी टेढ़ा हो गया। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये एक ऐसा फोर्स है जहां पे बॉडी के एक हिस्सा जो है वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। अदरवाइज नो इंक्रीज इन डायमेंशन हैव हैपेंड, ठीक है। नो इंक्रीज इन डायमेंशन, इसको याद रखिएगा भाई साहब। देर इज नो इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी, there is no increase in the dimensions of the body, this is just a displacement of its upper edge, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, shear और tangential stress। ओके, अभी हमारा चौथा टाइप का स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। आप एक रबर बैंड को खींच रहे ठीक है, दोनों तरफ जोर से लगेगा भाई साहब, क्यों? अभी भाई साहब आप क्या क्या एक्सीड कर गए, एक लिमिट होती है भाई साहब हर चीज की, है ना। तो एक लिमिट होती है, मतलब आप उस और रबर बैंड्स अलग अलग शेप और साइजेस के आते हैं, ठीक है। यू हैव सीन दैट रबर बैंड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो अलग अलग आपको देखो, जैसे दुकानों में आप जाएंगे तो आपको वो जिस टाइप का आपको रबर बैंड चाहिए, जैसे मुझे रबर बैंड चाहिए रहता है ऐसे पेपर्स को बंडल करने के लिए, ठीक है। आपको रबर बैंड चाहिए रहेगा बालों को बांधने के लिए, ठीक है। अलग अलग भाई साहब नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके हिसाब से रबर बैंड की इलास्टिसिटी होती है। अभी रबर बैंड को खींचते खींचते एक ऐसा स्टेज आएगा जब वो टूट जाएगा। यू हैव सीन दिस, ठीक है, यू हैव ऑब्जर्व दिस। So what have you done? You have basically applied a force, or rather the stress has gone beyond a limit. तो इसका मतलब हर चीज की एक लिमिट होती है अब स्ट्रेस को झेलने की, ठीक है। स्ट्रेस को झेलने की हर चीज की लिमिट होती है, तो ये उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस पे चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब ब्रेकिंग स्ट्रेस। द मिनिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज एक्चुअल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मतलब टूट जाना, ठीक है, ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस। जैसे आपके हड्डियों का भी भाई साहब एक स्ट्रेस होता है, ठीक है। आप भाई साहब लेट्स से बॉक्सिंग कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स में है, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। आपने बहुतों बार सुना होगा स्पोर्ट्स में इंजरी हुई, आपका भाई साहब मसल या मसल नहीं, आपका बोन क्रैक हुआ है या बोन में फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। फिर आप भाई साहब वो सब पट्टी उट्टी बांध के भाई साहब 15-20 दिन भाई साहब उसको प्लास्टर में रखते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हड्डियों का भी भाई साहब एक इलास्टिसिटी होता है। देयर इज एन इलास्टिसिटी फॉर ऑल द बोन्स दैट वी हैव, बिकॉज़ वी आर कांस्टेंटली ऑन द मूव, एक्सपेंशन तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। अभी आप समझ लो भाई साहब, मैं एक यहाँ पे एक पेन को उठा रहा हूँ, मेरी हड्डियों में कितना ही जोर पड़ रहा होगा, लेकिन अभी अगर मैंने 15-15, 20-20 किलो के दो गोनी उठाए, तो क्या मेरे हड्डियों पे एक्सटेंशन पड़ेगा? पड़ेगा ना भाई साहब, ठीक है। मसल ही नहीं है, मेरे हड्डियों पे भी एक्सटेंशन पड़ेगा, ठीक है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट माय बोन्स विल आल्सो हैव अ ब्रेकिंग स्ट्रेस, और जब वो स्ट्रेस क्रॉस करते हैं हम, तो वहां पे फ्रैक्चर डेवलप होता है, ठीक है। जैसे आप भाई साहब खेल रहे हैं और फुटबॉल का एक बहुत जोर से किक पड़ा और आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, या बॉल जोर से आया हाथ का फ्रैक्चर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो फोर्स अप्लाई हुआ था वो आपके हड्डियों के ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा था, ठीक है। ओके, so the minimum maximum stress that a material can bear, जितना भाई साहब मैक्सिमम स्ट्रेस एक मटेरियल बियर कर सकता है, उसको अपन बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स मैक्सिमम अपॉन एरिया, फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉडी, ठीक है। अभी भाई साहब किन किन चीजों पे आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है? ऑब्वियसली नेचर ऑफ द मटेरियल, कितना इलास्टिक या कितना प्लास्टिक है। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती है और कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं होती है। हर इलास्टिक बॉडी में थोड़ी सी प्लास्टिसिटी होती है और हर प्लास्टिक बॉडी में थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इंप्योरिटीज पे डिपेंड करेगा। तो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, क्या क्या? नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर एंड इंप्योरिटीज। इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस किन किन चीजों पे भाई साहब ये डिपेंड नहीं करेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस, कितना थिक है वो, इस पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस विल बी ऑन द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम लोड और फोर्स विच कैन बी अप्लाइड टू द वायर डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर एंड इंप्योरिटीज। ये सारी चीजों पे भाई साहब डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, द रेशियो, एक सवाल है, इसको करने की कोशिश कीजिए। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, आर 2:1, find if they are stretched by the same force, the ratio of the stress। तो इनका भाई साहब रेशियो क्या हो जाएगा, वाला वाला वाला। चलिए वायर वन ले लेते हैं हम, ठीक है। वायर वन, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियाई ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल।
तो R1 की वैल्यू लेट से हमने लिखा R2R, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, R2:1 है ना भाई साहब। अगर पहले वाले वायर का रेडियस 2R है तो दूसरे वाले वायर का रेडियस कितना हो जाएगा R, क्योंकि 2:1 का रेडियस दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। ओके, इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, सो लेट्स से फोर्स है आपका F, ठीक है। रेशियो ऑफ स्ट्रेस बताइए भाई साहब, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो वायर 1 लेते हैं अपन, ठीक है। वायर 1 स्ट्रेस 1 लेते हैं हम यहाँ पे। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, बोलो भाई साहब, फोर्स आपका F और एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई 2R का स्क्वायर, यही एरिया होता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, पाई 2R का स्क्वायर 4 पाई R का स्क्वायर, ये हो गया S1, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब वायर 2 पे। वायर 2, ठीक है, S2 की वैल्यू बच्चा वाली कितनी हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया। तुम्हारे सिलेबस में से इस चैप्टर को उड़ा दिया है और तुमने मेरे को बोला कि वो सब जो 12 में रहेगा वो तब देखा जाएगा, लेकिन ये चैप्टर 12 में है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे आईआईटी में है, आईआईटी में भी है, नीट में भी है, सब जगह है। स्कूल वालों से पूछो भाई साहब, पैसा दे रहे हो मोटा, हाँ, यू शुड बी आस्किंग कि ऐसा आपके पास टाइम नहीं है, आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है या 12th का सेशन आपको जल्दी चालू कराना है, यू आर सैक्रिफाइसिंग अ चैप्टर, बट व्हेन आर वी गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपका कोई चैप्टर उड़ाया होता, मुझे समझ में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेजर सेक्शन आपका 12th में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा बहुत सेक्शन आपका इसमें है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल के एक चैप्टर है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, उसको भी अगर उड़ाया होता तो भी मुझे समझ में आता, क्योंकि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी मेजरली आप 12th में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पोर्शन आपके 11 के स्टेट बोर्ड में है। इन चैप्टर्स का तो जो आपका बनता है वो आप कवर कर लोगे 12th में, अगर आपका 11th में आपने छुआ भी नहीं है तो 12th में आप फाइनली कवर करोगे, लेकिन इस चैप्टर का नामो निशान नहीं है 12th में, नहीं है, किसी भी बोर्ड में नहीं है, ना ही सीबीएसई में ना स्टेट बोर्ड में है। ये चैप्टर प्योरली आपका सिर्फ 11th में है और इस चैप्टर को उड़ा दिया है। व्हेन एंड हाउ आर यू गोइंग टू कवर दिस, ये सब पूछना चाहिए आपको। वो बना रहे तुमको एड़ा, तुम बन रहे हो भाई साहब, आपको पूछना चाहिए बताइए इसका कहाँ पे मेरे को पोर्शन मिलेगा 12th में जो आप कराने वाले हैं, हाउ विल आई लर्न दिस कॉन्सेप्ट। एक चीज जरूर है कि इसका ज्यादा को रिलेटेड कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर्स के साथ नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन सवाल तो आएंगे ना भाई साहब कंपटीशन के एग्जाम में, तो कहां से करोगे भाई साहब। स्कूल वाले झांसा देते हैं ये एक बात है, लेकिन आप उस झांसा को स्वीकार करते हैं ये दूसरी बात है। भाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, R2 का स्क्वायर। मैं किसी स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं जो आप समझा रहे हैं वो सच होना चाहिए। ठीक, अगर आपने भाई साहब किसी चैप्टर को सैक्रिफाइस कर दिया है इस नाते कि आप उसको 12th में कवर कराएंगे, और अगर वो वाकई में वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वेल एंड गुड, ठीक है, आप कर सकते हैं वैसा, लेकिन आप ऐसा उल्लू बनाकर बोल रहे हैं तो ये गलत है भाई साहब। आप साफ साफ बोले ना कि भाई साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं करा पा रहे, पढ़ लो अपने से, तो बोलो भाई साहब। ओके, S2 की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, तो ये हो गया भाई साहब आपका S2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन पाई R का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका पाई R का स्क्वायर। If they are stretched by the same force, find the ratio of the stress S1 by S2 is equal to force by 4 pi R का स्क्वायर, पाई R का स्क्वायर, कैंसिल कितना हो गया भाई साहब आपका 1/4। S1 is to S2 कितना हो गया, if they are stretched by the same force the ratio of the stress is 1/4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, the ratio of the stresses that will develop in both of them will be 1:4, ठीक है, 1:4। कैरम ओके ओके, चलिए ये वाला सवाल देखिए भाई साहब, फटाफट से भाई साहब जल्दी से करने हैं ये, ज्यादा जाना है नहीं, पता पता नहीं, बहुत बढ़िया, जाकर देखना पड़ेगा।
इनका भी एक चला अभी तो नहीं है, इनके परिवार से भी एक ही जन आता था एक दिन में। ओके, अ बॉडी ऑफ मास m, दैट इज अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज अटैच टू अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। ठीक है, तो लेंथ इसका भाई साहब कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। हुज ब्रेकिंग स्ट्रेस भाई साहब, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है इसका 4.8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो बिना टूटे वो झेल सकता है वो है इतना। समझ में आ रहा है? इसके बियॉन्ड स्ट्रेस दोगे तो टूट जाएगा। ओके, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है जी, लेंथ इतना है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना है भाई साहब 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इन विच इट कैन बी रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल। हॉरिजॉन्टल सर्किल मतलब ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ये आपका वायर है, ठीक है, इसका लेंथ है l और ये एंगुलर वेलोसिटी है लेट्स से ओमेगा। आप इसको भाई साहब क्या कर रहे हैं घुमा रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं। ओके, आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भाई साहब कितना होता है ओमेगा स्क्वायर। फोर्स की बात कर रहा हूं, फोर्स की बात, तुम एक्सीलरेशन बता रही हो, mv²/r ना, mv²/r। और अपन क्या लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? सो व्हाट इज द फोर्स विच विल बी एप्लीकेबल इस बॉडी पे लगता हुआ, मतलब ये फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब ये वाला फोर्स इधर जाएगा, है ना, तो आपका फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अभी यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r मतलब m ओमेगा स्क्वायर इंटू l। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो गया f। ठीक है, ओके, ये f और आपका स्ट्रेस ब्रेकिंग, अगर मैं यहाँ पे बोलूं ब्रेकिंग स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स मैक्सिमम अपॉन भाई साहब क्या ए, एरिया तो कांस्टेंट रहेगा भाई साहब। ठीक है, फोर्स मैक्सिमम के लिए तुम्हारा यहाँ पे ये तो चेंज नहीं होने वाला, कुछ अगर चेंज होने वाला है तो ये है भाई साहब, तो ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम इंटू एल। ठीक है, ये तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, अपॉन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ब्रेकिंग स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स मैक्सिमम अपॉन एरिया, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम l अपॉन एरिया। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो आप कर लो भाई साहब, तो ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर कितना हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू एरिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू एरिया अपॉन m इंटू एल, ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू एरिया अपॉन m इंटू एल। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4.8 इंटू 10⁻⁷ और एरिया की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 10⁻⁻6 अपॉन मास कितना है भाई साहब इसका 10 इंटू एल, एल की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 30 इंटू 10⁻⁻²। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल, ये हो गया 6, ये कैंसिल, ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 1.6, 1.6 इंटू 5 8 हो गया यार, तो यही है ना 1.6 इंटू 5 हो गया 8। हाँ, अरे पावर में है 5 तक, क्या कर रहा हूँ भाई साहब। चलिए भाई साहब कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हो गया कितना ओमेगा स्क्वायर, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज हाउ मच 4.8 इंटू 10⁻⁷ इंटू एरिया दैट इज 10⁻⁻6 अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 30 इंटू 10⁻⁻²। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया भाई साहब कितना 6, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पे कितना 3, ये हो गया 1.6, 1.6 का एक पॉइंट इधर ले लो तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 16 इंटू 10⁻⁴ - 6
+2, लेकिन ये -2 का +2 हो जाएगा, तो दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4 - 6 हो गया -2, -2 + 2 हो गया 0, तो ये हो गया भाई साहब 16। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 होती है तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √16, दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच इट कैन बी रोटेटेड। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी दैट कैन बी अफोर्डेड so that it doesn't undergo any stress, so that it doesn't break, that will be equal to 4 radian per second. Are we clear to this one people? समझ में आता हम? क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया, 4 radian per second. Okay, the breaking stress of aluminium is 7.5 into 10 raised to 8 dyne per centimeter square. देखो यहाँ पे सारे सीजीएस में है, तो फिर से उसको भाई साहब इसमें देखो ये कितना है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, ये आपका भाई साहब किसमें है, डाइन पर सेंटीमीटर में, और ये आपका भाई साहब ग्राम पर सेंटीमीटर, और आपका जी का वैल्यू भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो सारा सीजीएस में है, उसी में रहने दो, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन करते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम इज हाउ मच, 7.5 इंटू 10 रेज टू 8 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम भाई साहब ये कितना है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 9, जी की वैल्यू है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, डेंसिटी, और ये हो गया भाई साहब। ओके, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट, यहाँ पे ओन वेट में, अभी देखो ये वायर है और इसको आपने ऐसे टंगा रखा है, इसका खुद का वेट नीचे की तरफ, तो फोर्स कितना लग रहा है, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स स्ट्रेस जनरेट करेगा। ठीक है, ये फोर्स कितना होगा बोलो, इसका वेट, दैट विल बी इक्वल टू mg। तो इस वायर पे क्या एक फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ, तो आपका समझ लो ये लेंथ है, दिस इज द लेंथ। ठीक है, ओके, तो मास क्या होता है भाई साहब, मास क्या होता है, बोला बोला जल्दी से बोला, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी तुमको दी हुई है भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, देखा देखा, हाँ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई साहब, तो पाई आर स्क्वायर एल हो गया यहाँ पे, क्योंकि एच मतलब आपका एल। ठीक है, ओके, तो ये हो गया इसका मास। ओके ओके ओके, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैक्सिमम मास विदाउट चेंजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डेंसिटी, तो इसका मतलब मास की प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ है, लेंथ के साथ। तो अगर मास आपका मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एल मैक्सिमम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स मैक्सिमम अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फोर्स मैक्सिमम मतलब, बोला ना बोला, एम मैक्सिमम इंटू जी, फोर्स तो यही है ना भाई साहब। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम करें तो जी तो आपका कांस्टेंट है, एम मैक्सिमम इंटू जी। ठीक है, अपॉन भाई साहब ए। ठीक है, अभी एम मैक्सिमम कितना हो गया, रो डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर को ए ही लिख लो भाई साहब। ठीक है, इसको अपन ए ही तो लिख सकते हैं, ये पाई आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इंटू एल मैक्सिमम अपॉन भाई साहब क्या, ए, ये है आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस, कैंसलम, लेंथ मैक्सिमम दैट कुड बी सपोर्टेड विल बी इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन, ये डेंसिटी इधर आ जाएगा, डेंसिटी। ठीक है, तो हाँ, अरे हाँ सॉरी, इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है ना, यस। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है आपका, देखो 7.5 इंटू 10 रेज टू 8, आपका रो का वैल्यू है 2.7, सारे सीजीएस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, जी की वैल्यू 980। ठीक है, कर लो भाई साहब यहाँ पे 325 जा 39 जा, कितना आ जाएगा भाई साहब ये,
भैया देखो 7.5 इंटू 10 रेस में देखो किलोमीटर क्या हो गया 10 रेस 8 क्यों ले लिया भाई साहब। हाँ 10 रेस 8 ठीक है 75 इंटू 10 रेस 8 75 इंटू 10 रेस 8 अपॉन 2.7 इंटू 980 ठीक है वही है ओके तो आपका भाई साहब इतना सेंटीमीटर आया जिसको अपन किलोमीटर में मतलब इतना लंबा किलोमीटर होना चाहिए इतना लंबा वायर होना चाहिए अगर इतना लंबा वायर हुआ तो ही अपने वेट की वजह से वो टूट कर नीचे गिर जाएगा समझ में आ रहा है ठीक है ओनली इफ इट हैपेंस टू बी एज लॉन्ग एज 2.3 किलोमीटर will it break will it break under its own stress will it break under its own weight its own weight ठीक है और स्ट्रेस क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब ठीक है आर वी क्लियर ओके स्ट्रेन क्या होता है द रेशियो ऑफ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज स्ट्रेन ठीक है स्ट्रेन होता क्या है चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस अपॉन ओरिजिनल लेंथ दिस इज नोन एज स्ट्रेन कल हमने इस पे थोड़ा सा डिस्कस किया था तो ये कैसा क्वांटिटी होगा ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगा एज वेल एज डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा यूनिट लेस क्यों होगा क्योंकि ऊपर भी यूनिट आपका मीटर या सेंटीमीटर में रहेगा नीचे भी आपका मीटर या सेंटीमीटर में रहेगा सो ऑब्वियसली इट क्वालिफाइज टू बी अ यूनिट लेस क्वांटिटी एट द सेम टाइम इट क्वालिफाइज टू बी अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो भी चीज यूनिट लेस होती है बट ऑब्वियस सी बात है कि वो डायमेंशन लेस भी होगी ठीक है और ऐसे भी देख लो भाई साहब डेल्टा एल बाई एल ये क्या हो जाएगा एल अपॉन एल तो आपका भाई साहब ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी ठीक है स्ट्रेन किस टाइप के स्ट्रेन होते हैं एक होता है आपका लीनियर स्ट्रेन दूसरा होता है आपका शेयरिंग स्ट्रेन और तीसरा होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ठीक है तो ये हो गया आपका लीनियर स्ट्रेन शेयरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन दैट आर देयर लीनियर स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन शेयरिंग स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन मतलब ऑब्वियसली लेंथ से रिलेटेड रहेगा शेयरिंग स्ट्रेन मतलब ठीक है आपका इंक्लिनेशन से रहेगा क्या बोली तुम इंक्लिनेशन अरे वाह ठीक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब आपके वॉल्यूम के चेंज पे रहेगा इसका बता सकते हो लीनियर स्ट्रेन का क्या होगा डेल्टा एल बाई एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ठीक है इसका कल हमने देखो पढ़ा हुआ था कि अगर समझ लो ये कोई बॉडी है थ्री डायमेंशनल बॉडी है ये भाई साहब टेढ़ा हो गया है ठीक है तो ये थीटा ठीक है आपने पढ़ा था भाई साहब ये क्या हो जाएगा थीटा थीटा मतलब हो गया आपका एक्स बाई एल मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी ये जो इधर खिसक गया है बाई डिस्टेंस एक्स अपॉन एल ठीक है लेकिन यहाँ पे एक्स अपॉन एल मतलब ये थीटा आपका बहुत स्मॉल हो जाएगा सो दिस थीटा विल बी एक्स अपॉन एल ये भी एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा क्योंकि एक्स भी आपका मीटर या सेंटीमीटर में होगा और एल भी आपका मीटर या सेंटीमीटर में होगा फॉर द सेम रीजन इट विल बी डायमेंशनलेस एज वेल ओके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा भाई साहब कोई प्रेशर बॉल है आप इसको भाई साहब स्क्वीज कर रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ये आपका हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आर बी क्लियर टू दिस वन ओके चलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन ठीक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन ठीक है इसको हम भाई साहब एप्सिलॉन ऐसे लिखते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ठीक है ओके तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल ठीक है आपने भाई साहब एक ये फिक्स्ड है देखो ये फिक्स्ड है और इसको अपन खींच रहे हैं तो यहाँ पे जो डेल्टा एल है वो क्या है भाई साहब चेंज इन लेंथ लेट से ये वाला लेंथ आपका आया L2 और ये वाला लेंथ है आपका L1 तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी L2 माइनस L1 ठीक है दिस इज डेल्टा एल ठीक है when the applied force is यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन लेंथ चेंजेस इसको नोट कर लीजिए ठीक है क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपके सवाल बन जाएंगे फोर्स अगर आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे परपेंडिकुलर है तो ही लेंथ में बदलाव दिखेगा और तभी जाकर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है किसी चीज को कैलकुलेट आप तभी कर सकते हैं जब वो घटना घटे और ये घटना तभी घटेगी जब आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया when force applied is perpendicular to the cross section then length changes ठीक है बहुत बढ़िया ओके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा आप ऐसा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो लेट्स से आपका डेल्टा पहले वॉल्यूम था v अभी वॉल्यूम भाई साहब चेंज हो गया तो v माइनस डेल्टा v लेट्स से डेल्टा v का वॉल्यूम हुआ चेंज ठीक है मतलब डेल्टा v क्या होगा जो इनिशियल वॉल्यूम है माइनस फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम इफ यू हैव कंप्रेस्ड अ बॉल ठीक है
दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखते हैं, थीटा। थीटा मतलब कोई एंगल नहीं है यहाँ पे, थीटा मतलब है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेन, आई एम सॉरी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं जहां पे डेल्टा एल बाई एल होता है, ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे रीजन क्या था, आपके इसमें रीजन क्या था, ध्यान दो, इसमें आपका रीजन क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में रीजन था फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तभी जाकर ये होगा। इसमें रीजन क्या है, इसमें रीजन है आपका प्रेशर, ठीक है, यू आर अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। सो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी द वॉल्यूम चेंजेस, तो इसका भाई साहब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। रीजन को भी सोचिए, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ओके, थर्ड कैटेगरी में आते हैं भाई साहब आपका शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन भाई साहब कैसा है आपका, देखो इस टाइप का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, कोई बॉक्स है, इस पे आपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है फोर्स, जिसके चलते क्या हो गया, ऊपर का जो पोर्शन है वो खिसक गया है। कितने डिस्टेंस से खिसक गया है बच्चा पार्टी, एक्स डिस्टेंस से खिसक गया है। ये लेंथ तुम्हारा कितना है, एल, ये वाला एंगल तुम्हारा कितना बन रहा है, फाइव, ठीक है। तो अगर फाइव बन रहा है तो अपन यहाँ पे डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, tan फाइव इज ऑब्वियसली इक्वल टू एक्स बाई एल, ठीक है। आपका भाई साहब tan थीटा की वैल्यू, अभी भाई साहब tan फाइव जब बहुत स्मॉल एंगल्स होते हैं तो tan फाइव की जगह पे अपन फाइव लिख सकते हैं, sin फाइव की जगह पे भी अपन फाइव लिख सकते हैं फॉर स्मॉलर एंगल्स। तो हियर फाइव विल बी इक्वल टू एक्स बाई एल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस relative to lower face and the distance between the two faces, shear strain or angle of shear, ठीक है। when the deforming force produces a change only in the shape of the body without changing its volume, the strain produced in the body is known as shearing strain। इस टाइप के strain को हम क्या बोलेंगे, shearing strain। consider a block fixed on a surface, when the force is applied tangentially on the upper surface of the block, the deformation in the block is shown। ये भाई साहब deformation हुआ है। Let the vertical force of the block be deformed by an angle phi. The shear strain developed due to the change in the shape is how much, phi is equal to x by L। ये हो जाएगा आपका shear strain। Clear? Are we clear through this one people? Okay, okay, okay. Relation between angle of twist and angle of shear, ठीक है। अभी देखो, एक समझ लो ये पाइप है और इसको तुमने इसमें फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इस पाइप को भाई साहब घुमा रहे हो, तुमने कभी किसी प्लम्बर को काम करते देखा है, प्लम्बर लोग जब काम करते हैं, समझ लो कोई पाइप में कुछ खराबी आ गई है तो लोग एक और पाइप उसमें डालेंगे और उसको घुमाएंगे, ये घुमाएंगे ऐसे, ठीक है, दे विल बेसिकली ट्विस्ट, इस तरह से ये घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। ओके, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर, व्हेन द सिलेंडर ऑफ लेंथ, ये एक सिलेंडर है एंड समझ लो इस सिलेंडर का लेंथ है एल, ये वाला लेंथ है भाई साहब आपका, और इसका जो रेडियस है वो है आर, ठीक है। When a cylinder of length L and radius R is fixed at one end and a tangential force is applied on the other end, यहाँ पे हम एक tangential force apply कर रहे हैं, then the cylinder gets twisted, ये cylinder भाई साहब क्या हो जाएगा, twist हो जाएगा कचाक से, ठीक है। Figure shows the angle of shear and the angle of twist, ठीक है। तो आपका let's say ये है angle of shear, that is, ठीक है, the angle of shear is phi, angle of shear, and the angle of twist is theta। मतलब आपने इतना घुमाया, पूरा तो नहीं घुमा पाएंगे, थोड़ा सा घुमाया आपने, ठीक है। ये जो आपने घुमाया, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ शेयर, ठीक है, एंगल ऑफ शेयर, और सॉरी एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया, एंड द एंगल ऑफ शेयर इज पाई, लेट्स से एंगल ऑफ शेयर हो गया आपका पाई, ठीक है। मतलब ऐसा पोर्शन है, देखो इसको आप ऐसे ले रहे हैं, ये एंगल ऑफ शेयर हो गया, सीधा सीधा लिखो भाई साहब यहाँ पे आर थीटा इज इक्वल टू एल फाइव, आर, ठीक है, आपका हो गया ये आर इंटू थीटा, ये कितना हो जाएगा, एल इंटू फाइव, ठीक है, आर इंटू फाइव। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल, इसको लिख लीजिए भाई साहब। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, और फाइव की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ शेयर। थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड फाइव इज एंगल ऑफ शेयर। फाइव इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। थीटा हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड फाइव हो गया एंगल ऑफ शेयर। फाइव इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल, ठीक है। ओके, चलिए यहां पे देखो जैसे सवाल है, अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो लेंथ आपको दिया हुआ है वायर का कितना है, 1 मीटर,
एंड रेडियस, रेडियस 2 मिलीमीटर है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। ओके, द लोअर एंड इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना है भाई साहब आपका, एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। आपको यहाँ पे भाई साहब एंगल ऑफ शेयर निकालना है। आपको मालूम है एंगल ऑफ शेयर इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा बाई एल। ठीक है, रेडियस इंटू थीटा बाई एल, ये हो गया भाई साहब क्या, एंगल ऑफ शेयर, एंगल ऑफ शेयर। ठीक है, और ये क्या है भाई साहब आपका, एंगल ऑफ ट्विस्ट, दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, तो एंगल ऑफ शेयर इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 45 डिग्री। ठीक है, अपॉन भाई साहब 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 45 टू जा हो गया 90, 90 इंटू 10⁻³ ये हो गया आपका 0.09 डिग्रीज, दिस विल बी 0.09 डिग्रीज। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके। इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी, ये क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच अ बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे, एक ऐसा फोर्स आएगा जब आप अप्लाई करेंगे और बॉडी डिफॉर्म होगा, लेकिन बॉडी फिर से अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, the maximum value of stress up to which a body can regain its original shape is known as elastic limit। इसको भाई साहब अपन क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, हुक्स लॉ। ठीक है, नाउ वी कम टू हुक्स लॉ। अभी तक अपन ने दो चीजें पढ़ी हुई भाई साहब, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चाहे ये डायमेंशन भाई साहब आपका हो डेल्टा एल बाई एल का विच इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और चाहे ये डायमेंशन भाई साहब आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का दैट इज डेल्टा वी बाई वी, और चाहे ये डायमेंशन हो भाई साहब आपके शियर स्ट्रेन का विच इज एक्स बाई एल। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेस डेवलप विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस जो है आपका वो स्ट्रेन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन। किसी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाली रिलेशनशिप में आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, द गिवन ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के तहत ये भाई साहब आपका इलास्टिक लिमिट के तहत आपका रिलेशनशिप है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, clear है, are we clear on this one people? Okay, Hooke's law, so what is basically Hooke's law? According to this law, within the elastic limit the stress produced in a body is proportional to the corresponding strain। तो stress is directly proportional to strain, स्ट्रेस जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, या स्ट्रेस को अपन क्या बोल सकते हैं, E इंटू स्ट्रेन। ठीक है, देखो जब हम किसी, ये स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस विल बी इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन, E इंटू स्ट्रेन। हियर E इज द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको अपन बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकलेंगे, अभी आप देखोगे कहीं पे यंग्स मॉड्यूलस लग रहा है, कहीं पे बल्क मॉड्यूलस लग रहा है, अलग अलग। ठीक है, ओके, तो ई भाई साहब आपका क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी स्ट्रेस क्या है भाई साहब, आपके वाई एक्सिस में आपने स्ट्रेस को प्लॉट किया हुआ है, स्ट्रेन को आपने एक्स एक्सिस में प्लॉट किया हुआ है, तो इसको अपन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। स्ट्रेस को आपने प्लॉट किया है किसमें, वाई एक्सिस में, स्ट्रेन को आपने प्लॉट किया भाई साहब एक्स एक्सिस में, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, स्लोप। स्लोप को अपन क्या बोलते हैं, टैन थीटा, जो भी आप बोलना चाहें।
tan of the angle theta which the line makes with the positive direction of x axis is known as the slope of the graph. तो इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो स्लोप मिलेगा आपको, वो आपको क्या देगा? इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रेस को अगर आपने स्ट्रेन के साथ प्लॉट किया है पहली बात, तो दिस विल बी अ ग्राफ विच विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, विच विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपका y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू मतलब y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, ये डायरेक्टली भाई साहब यहां से क्लास होगा। और आपने देखा कि भाई साहब इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इस हिसाब से। और स्ट्रेस को आपने किस में प्लॉट किया है? वाई एक्सिस में। स्ट्रेन को आपने किस में प्लॉट किया है? एक्स एक्सिस में। अगर ये आपका हो गया डेल्टा वाई और ये आपका हो गया भाई साहब डेल्टा एक्स, तो आपका tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू स्लोप। ये स्लोप हो गया आपका भाई साहब इलास्टिसिटी। ठीक है, दिस स्लोप इज बेसिकली नोन एज द इलास्टिसिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इलास्टिसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इलास्टिसिटी विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कैसा मटेरियल है, जैसे अगर प्लास्टिक बॉडी है या इलास्टिक बॉडी है, कितना स्ट्रेस वो झेल सकती है, ये सब डिपेंड करेंगे। अलग अलग बॉडीज की अलग अलग स्ट्रेस लेवल्स होती है। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है भाई साहब? इंप्योरिटीज कितनी है उस बॉडी में। ठीक है, तीसरा क्या है भाई साहब? टेम्परेचर। टेम्परेचर का आपका फिजिकल कैलकुलेशंस होंगे एंड दैट वी विल सी। ठीक है, E is independent from stress and strain. E का भाई साहब इंडिपेंडेंसी है स्ट्रेस और स्ट्रेन में। क्यों? अरे भाई साहब E जो है दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसकी भाई साहब कोई डिपेंड, ये कांस्टेंट है ना भाई साहब, तो कांस्टेंट है इसीलिए इंडिपेंडेंट है वो। दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट एंड हेंस इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, significance of modulus of elasticity, more is the value of modulus of elasticity, more elastic is the material। जितना ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उतना ज्यादा वो बॉडी इलास्टिक होगा। इसका मतलब क्या है कि अंडर अ गिवन deforming force the body will have higher capacity to return back to its original shape and size when the force is removed। ठीक है, okay। It means more elastic material will have more tendency to regain its shape under elastic limit deformation, not permanent deformation। हर एक चीज का एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, हर एक चीज का एक ब्रेक स्ट्रेस होता है। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, उसके बियॉन्ड वो अपने आप को नहीं सपोर्ट कर पाए, इट विल ब्रेक। ठीक है, आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके भाई साहब, तो आपने देखा भाई साहब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी is the ratio of stress to strain, and there are three types of modulus of elasticity. One is Young's modulus, the other one is modulus of rigidity, and the third one is bulk modulus। ठीक है, Young's modulus, modulus of rigidity and bulk modulus। clear है? Are we clear? Okay। The ratio of normal stress to longitudinal strain, normal stress to longitudinal strain within the elastic limit is known as Young's modulus। Normal stress to longitudinal strain is known as Young's modulus। Let us take a rod of cross-sectional area A and length L hanging from a fixed support। A mass M is attached to the free end of the rod। तो आपने भाई साहब यहाँ पे समझ लो एक लेंथ लिया हुआ है। ठीक है, दिस इज अ रॉड विच इज हैविंग अ मास M। इसका लेंथ भाई साहब है L और यहाँ पे A है। इस A पे आपने एक मास इसमें सस्पेंड कर दिया है। इस मास के सस्पेंशन की वजह से क्या हो गया? आपके लेंथ में एक्सटेंशन हो गया, रॉड के लेंथ में एक्सटेंशन हो गया। रॉड पहले था लेंथ L का, अभी रॉड कितने का हो गया? लेंथ L प्लस L, डेल्टा। ठीक है, here the deforming force is the weight mg। तो ऑब्वियसली भाई साहब deforming force कौन सा है? mg, which is acting on downward and direction causing tensile stress। तो आपका टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, mg बाई ए हो गया। ठीक है, और आपका स्ट्रेन कितना हो गया? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, दिस इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तीन टाइप के आपके स्ट्रेन हैं, क्या क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, और बल्क स्ट्रेन। ठीक है, बल्क स्ट्रेन में डेल्टा वी बाई वी होता है और आपका शेयरिंग में एक्स बाई एल होता है, दिस इज टैन थीटा। और इसमें क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल।
ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस आपका एप्लीकेबल होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जहां पे प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो आपका कितना हो जाएगा, देखो mg/a अपॉन डेल्टा l/l। कोई जरूरत नहीं है इसके फॉर्मूले को याद रखना, आप स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को याद रखो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे एप्लीकेबल होती है, जब आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस किया है, मतलब आपके फोर्स ने चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो दिस विल बी ऑब्वियसली द फोर्स अप्लाइड, दैट इज mg/a अपॉन यहाँ पे हो गया डेल्टा l चेंज इन लेंथ, और ये हो गया ओरिजिनल लेंथ। मुझे बता सकते हो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई देखो इसका यूनिट किसकी वजह से हो रहा है, ऊपर वाले की वजह से हो रहा है, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे वाले का तो कोई यूनिट ही नहीं है, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, ठीक है। तो ऊपर वाले का जो यूनिट होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी वही यूनिट होगा। आप अपने भाई साहब हड्डियों को थोड़ा इलास्टिसिटी दे रहे हैं, अच्छा ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, mgl/a डेल्टा l। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चा पार्टी क्या हो गया, अगर हमने यहाँ पे mg लिया, अगर हमने बोला कि भाई साहब mg नहीं, कोई फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, किसी किसी एक रॉड पे अपने फोर्स F अप्लाई किया हुआ है, विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, causing a change in length delta L to the original length L, then your Young's modulus will be how much, longitudinal stress upon longitudinal strain, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी अगर आपको भाई साहब डायमेंशंस करने हैं, तो डायमेंशन, इसका तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, स्ट्रेन मतलब क्या हो गया, डेल्टा l/l, इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, whatever dimensions are there for the stress, Young's modulus will have the same dimensions, ठीक है। और स्ट्रेस का भाई साहब क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस का यूनिट भी हो जाएगा। और अगर अपन डायमेंशन देखेंगे तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, और एरिया का डायमेंशन होता है भाई साहब l⁻²। सो ये हो गया ml⁻⁻1 t⁻², ठीक है। तो द सेम डायमेंशन, आर वी क्लियर, ml-1 t⁻², और भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक स्प्रिंग के लिए, जब आप किसी स्प्रिंग को आप इलोंगेट करते हो तो स्प्रिंग में जो होता है F इज इक्वल टू K इंटू एक्स होता है, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो जब आप स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हो भाई साहब, तो स्प्रिंग में जो लगता हुआ फोर्स है, दैट इज गिवन बाय Kx, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बात करूं, यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा स्प्रिंग के लिए, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा l/l, ठीक है। तो आपका भाई साहब K का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, K इंटू L, K इंटू डेल्टा L विल बी इक्वल टू फोर्स, है कि नहीं, फोर्स होता है Kx, तो आपका फोर्स विल बी इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डेल्टा L, ठीक है। तो इस फोर्स के जगह पे भाई साहब आप क्या लिख सकते हो, K इंटू डेल्टा L, ठीक है, अपॉन A, ये हो गया डेल्टा x बाई L, सॉरी 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 KL है, KL है, आई एम सो सॉरी, KL, फोर्स इज इक्वल टू K इंटू L, ठीक है। तो चलो भाई साहब अभी यंग्स मॉडुलस कर लेते हैं, यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन भाई साहब L अपॉन L, ठीक है, डेल्टा L अपॉन L। तो फोर्स की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, KL अपॉन A, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा L अपॉन L, है कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी ओके, चलिए जाने दीजिए। यहाँ पे आपका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू K, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू A अपॉन L, दैट इज K। अ कॉपर वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास ऑफ लेंथ 1 मीटर, आपका कॉपर वायर है, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है भाई साहब, 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विथ वन एंड एज फिक्स्ड, एक एंड को आपने फिक्स कर दिया है। अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड टू द अदर एंड, ठीक है। द वायर एंड द बॉल आर रोटेटिंग, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये वायर है, ये आपका वायर है, और ये आपका बॉल है, ठीक है। और यहाँ पे आप भाई साहब, ठीक है, रोटेट करा रहे, कितना, एंगुलर स्पीड हो गया आपका 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और क्या है भाई साहब, बॉल ऑफ मास 1 kg, दिस इज बेसिकली बॉल ऑफ मास 1 kg, द वायर एंड द बॉल आर रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये लेंथ भाई साहब कितना है आपका 1 मीटर का, दिस लेंथ इज ऑफ 1 मीटर, ठीक है। A ball of mass 1 kg is attached to the other end. The wire and the ball are rotating with an angular speed of 20 radian per second. If the elongation of the wire, तो मतलब आपका डेल्टा L, elongation of the wire कितना है
10⁻³ मीटर ऑब्टेन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। आपको भाई साहब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस पूछा है कितना हो जाएगा, ठीक है, कह रहे तो यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा भाई साहब, आप बताइए। अरे अभी तो पढ़ा, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, कह रहे फोर्स कितना लगेगा भाई साहब इसमें, सृष्टि कुमारी, अरे बोल दो भाई साहब सृष्टि कुमारी जल्दी से, फोर्स, फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये होगा आपका फोर्स, ठीक है, यहां पे हो जाएगा भाई साहब एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहां पे देखो एक चीज जो आपको बोला है, वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास, आप बोलोगे भाई साहब कि आपने सिर्फ ये वाला 1 kg क्यों लिया, इसका मास क्यों नहीं लिया, क्योंकि दिया हुआ है वायर का मास नेग्लिजिबल है, तो आप सीधा इसका ही मास लेंगे, ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ओके, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एम की वैल्यू है 1 kg, ठीक है, यहाँ पे 1 kg है, ये हो गया फोर्स, ठीक है, ओके, तो आप भाई साहब यंग्स मॉडुलस कर लीजिए यहाँ पे, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा, ये वाला आपका, सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर एल होगा ये, ठीक है, ये वाला एल, ये इसका रेडियस है ना, ओके, एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन भाई साहब डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डेल्टा एल की वैल्यू है, ये हो गया आपका डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू भाई साहब यहाँ पे एल अपॉन डेल्टा एल, ठीक है, एम की वैल्यू क्या है भाई साहब 1, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब 20 रेडियंस, तो ये हो गया आपका 400 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, 1 मीटर, ठीक है, पाई दैट इज 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻6 का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, बलब 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 भाई साहब, हाँ एरिया पूरा ही दिया हुआ है, ओके चलिए, एरिया पूरा ही दिया हुआ है, यस करेक्ट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए हमको, 10⁻⁻6, ठीक है, ये हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फोर्स, ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, क्या कर रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे, इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1, ये 1 लिख दिया हमने, डेल्टा एल की वैल्यू ये हो गया आपका 10⁻⁻3, तो ये हो गया आपका 400 अपॉन 10⁻⁻9, दैट विल बी 400 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको अपन 4 इन 10⁻11, तो 400 इंटू 10⁻9 लिख दो, या 4 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया, ओके ओके ओके, द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन ऑफ अ वायर, ठीक है, यहाँ पे आपका एक वायर का एक्सटेंशन हो रहा है, आपने यहाँ पे किसको प्लॉट किया हुआ है, वेट को, और यहाँ पे किसको प्लॉट किया हुआ है, चेंज इन लेंथ को, ठीक है, सो द ग्राफ शोज एक्सटेंशन ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ एट वन एंड एंड विद अ लोड W कनेक्टेड टू द अदर एंड, ठीक है, तो रूफ से आपने सस्पेंड किया है, यहाँ से एक लोड W है, ठीक है, यहाँ पे आपने रूफ में इसको फिक्स किया हुआ है भाई साहब, ठीक है, if the cross sectional area of the wire is 1 meter 1 millimeter square, तो एरिया कितना दिया हुआ है भाई साहब 1 इंटू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब इतना मीटर का स्क्वायर, देन यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, अभी आप देख लो यहाँ पे, अगर मैं करूँ यहाँ पे यंग्स मॉडुलस कितना होता है, एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल, तो दैट विल बी हाउ मच, एफ इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए, है ना भाई साहब, ये ऊपर गया ये नीचे आया, एफ मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑब्वियसली, जो वेट आपने सस्पेंड किया यहाँ पे, ठीक है, इंटू एल दैट इज लेंथ ऑफ द वायर अपॉन डेल्टा एल इंटू ए, ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला ए जो है आपको दिया हुआ है, डब्ल्यू और ये सब आपको देखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, ओके, तो अभी अभी आपने देखा भाई साहब डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन ये कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे करूं डब्ल्यू, ये डब्ल्यू अपॉन डेल्टा एल, ये डेल्टा एल इधर प्लॉट किया है, तो W अपॉन डेल्टा एल क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा कि नहीं, दिस विल बी द स्लोप, ये वाला पोर्शन देखो, दिस विल बी द स्लोप, ठीक है, तो दिस विल बी स्लोप, ठीक है, स्लोप इनटू एल बाई
ए, दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। क्या ये समझ में आ रहा है? W अपॉन डेल्टा एल क्या हो गया भाई? W आपने y एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है, डेल्टा एल को आपने x एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है, तो W अपॉन एल क्या हो जाएगा? ये W पार्ट है और ये L पार्ट है, तो W अपॉन एल विल बी tan थीटा विच इज स्लोप। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप इंटू एल बाई ए। ठीक है, ओके। अभी स्लोप का कैलकुलेशन अगर करना है तो कैसे करोगे भाई साहब? यहाँ पे कैसे भी निकाल लो एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोई भी वैल्यू उठाओ यहाँ पे, देखो कोई भी, जैसे समझो यहाँ पे आपका 40 है, 40। ठीक है, 40 और ये है 20, ये वाला देखो 40 है, ये वाला पोर्शन कितना है 40 और ये वाला है 20, तो ये वाला W का वैल्यू कितना हो गया 40 माइनस 20, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में भाई साहब आपका L का वैल्यू कितना हो गया 2 माइनस 1, तो 40 माइनस 20 2 माइनस 1, तो ये हो गया 20। ठीक है, दैट विल बी बेसिकली 20। स्लोप भाई साहब आपका कितना हो गया 40 माइनस 20 अपॉन, ठीक है, तो 40 माइनस 20 हो गया 20, 2 माइनस 1 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। ठीक है, स्लोप L बाई ए भाई साहब कितना हो जाएगा? L की वैल्यू कितनी हो गई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? यहाँ पे L का वैल्यू कितना हो जाएगा? L बाई ए मतलब आपका ये हो गया स्लोप, सॉरी। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली स्लोप। अभी यहाँ पे L की वैल्यू देखो कहाँ दी हुई है, L की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया ना भाई साहब, L की वैल्यू 1 मीटर। ठीक है, L की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर और एरिया की वैल्यू ये दी हुई है, तो L की वैल्यू 1 मीटर अपॉन एरिया की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 10 रेज टू माइनस 6 इंटू 20 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? दिस विल गेट यू द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 10 रेज टू 10। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके ओके, two wires are made of the same material. The length of the first wire is half that of the second wire and its diameter. अगर same material है तो क्या same हो जाएगा? same material है, अगर same material है तो Young's modulus will be same, क्योंकि Young's modulus जो है वो आपके element specific होती है। Two wires are of the same material. The length of the first wire, तो length of the first wire let's say L1 है आपका, L is half of the length of the second wire. Let's say second wire का length है आपका L। ठीक है, तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? L by 2। ये आपका सेकंड वायर का लेंथ अगर L है तो फर्स्ट वाले का द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द सेकंड वायर एंड इट्स डायमीटर इज डबल दैट ऑफ द सेकंड वायर। तो डायमीटर सेकंड वायर का अगर D है तो फर्स्ट वायर का कितना है 2D, है कि नहीं? D कितना होता है भाई साहब 2R, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2R, तो ये हो जाएगा आपका 4R, डायमीटर हो गया भाई साहब। ठीक है, if equal loads are applied on both the wires, find the ratio of increase in their length। दोनों में भी आपने equal loads अप्लाई किया, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब? फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ। बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस इज F by A। इक्वल लोड मतलब F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, है ना भाई साहब? ठीक है, ओके। अभी भाई साहब इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया होगा पाई 4R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया A1। इसका एरिया कितना हो जाएगा बोलो? A2 इज इक्वल टू पाई 2R का स्क्वायर, है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, इसका लेंथ कितना है भाई साहब? इसका लेंथ है L by 2, इसका लेंथ है L। ओके, चलिए करते हैं भाई साहब। Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले वाले की अगर हमने फर्स्ट केस, ठीक है, Y की वैल्यू F by A1 अपॉन डेल्टा L by L1, है कि नहीं? ठीक है, तो दैट विल बी हाउ मच? F इंटू L1 अपॉन डेल्टा L इंटू A1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर? ठीक है, ओके। लेट्स से ये डेल्टा L1 कर दिया हमने, डेल्टा L1 इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, F इंटू L1 अपॉन डेल्टा L1 इंटू A1। ठीक है, ओके। आपका भाई साहब दूसरे इन सेकंड केस, दूसरे केस में भी y की वैल्यू तो वही रहेगी क्योंकि आपका एलिमेंट सेम है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा F इंटू L2 अपॉन डेल्टा L2 इंटू A2। ये दोनों को बराबर कर दो भाई साहब, क्योंकि ये दोनों बराबर है आपके, ये वाला और ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो F इंटू L1 अपॉन डेल्टा L1 इंटू A1 इज इक्वल टू F इंटू L2 अपॉन डेल्टा L2 इंटू A2। तो यहाँ पे F और F भाई साहब आपका हो गया कैंसिल। ठीक है, ओके। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? आपको पूछा डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 कितना होगा, so डेल्टा N1 बाई डेल्टा L2 इज इक्वल टू L1 इंटू A2, ये हो गया L1 इंटू A2 अपॉन यहाँ पे डेल्टा L1 इंटू L2। ठीक है, L1 इंटू A2
ऑन डेल्टा L1 इंटू L2। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, आपका L1 इंटू A2, डेल्टा L1 इंटू L2, ठीक है। A1 सॉरी, F और F कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2, ये डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, L1 इंटू A2, ये L1 है और ये A2 है, ठीक है। ये L1 तो उधर चला गया भाई साहब, यहाँ पे कितना बचा, A1 इंटू L2, डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2। तो L1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, L1 की वैल्यू है L बाई 2 इंटू A2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, पाई 2r का स्क्वायर, पाई 2r का स्क्वायर। A2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, यहाँ पे A2 की वैल्यू हो गई A1, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका भाई साहब क्या आया, L1 की वैल्यू है L बाई 2 इंटू A2 की वैल्यू होगी पाई 2r स्क्वायर, है ना। A1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपका, पाई, और ये हो गया 4r का स्क्वायर, और भाई साहब क्या है, L2 की वैल्यू कितनी हो गई L, ये L और L भाई साहब कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, इधर कितना आ जाएगा 4r का स्क्वायर बाई 2, 4r का स्क्वायर, ये कैंसिल 1 बाई 2, तो डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इंक्रीज इन द लेंस। अरे यार, हाँ बोलो, हाँ 4 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4r का स्क्वायर अपॉन 16r का स्क्वायर, ये कैंसिल कैंसिल, तो यस 1 बाई, और एक 2 रह गया ना यहाँ पे, हाँ तो एक 2 रह गया, चलिए ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली 1 बाई 8, नहीं यार, हाँ 1 बाई 8, ठीक है, दिस विल बी 1 बाई 8। ओके ओके ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल